इस वक्त की बड़ी खबर से लोकतंत्र की शुरुआत कर रहे हैं। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र, जो पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे थे किस तरीके से छात्रों के साथ पिटाई हुई, वहां पर पुलिस पहुंची। तो जो छात्र प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र हैं, तो उनसे प्रियंका गांधी ने बात भी की। छात्रों की पिटाई के मामले पर हर फोरम में उठाऊंगी, इस तरीके की बात प्रियंका गांधी ने की है। बड़ा ये पूरा मामला बनता जा रहा है और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको देखेंगे तो चुनाव से पहले कोशिश हो रही है कि इस मामले को पूरे तरीके से उठाया जाए। पिछले कुछ दिनों में ये जो आप वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, ये वीडियो वहीं का है, प्रयागराज का, जहां पर छात्रों को पुलिस ने बुरी तरीके से पीटा था। और उसी को लेकर अब प्रियंका गांधी ने छात्र जो हैं, आंदोलन कर रहे छात्र जो हैं, उनसे बातचीत की है। तो आपने देखा किस तरीके से प्रियंका गांधी ने अब फोन पर बातचीत की है इन छात्रों से, और इसी को लेकर अब पूरा जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। एक वीडियो भी हमारे पास आया है, एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास आया है जो बिहार से है। जहां तक कि ये वीडियो जो है वो वायरल है, छात्रों ने इसको आगे बढ़ा रखा है। पर इस वीडियो में जो आपको दिखाई पड़ेगा उससे आपको पता चलेगा कि कितना बड़ी इस वक्त जो छात्र हैं, कितनी बड़ी परेशानी उनके लिए थी और किस तरीके से छात्रों को पीटा गया। ये आप जो देख रहे हैं इस वक्त, जो आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि रेलवे के जो छात्र हैं, बिहार जो बंद बुलाया गया था, उसके बाद पटना में वहां पर संचालकों से बात करके गड़बड़ी और सख्ती से निपटा जाएगा, ये पटना के डीएम ने कहा। लेकिन ये जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, पूरा यहां पर लाव लश्कर लेकर पुलिस वाले पहुंचे हुए हैं। और ये जो छत आप देख रहे हैं, यहां पर देखिए पुलिस वाले लगातार यहां पर जितने भी जो पटना के इलाके हैं जहां पर बहुत सारे छात्र जहां पर रहते हैं, वो वहां पर पहुंचकर पुलिस ने कमरों में घुस घुस कर किस तरीके से पिटाई करी है छात्रों की, ये वीडियो इस वक्त वायरल है और लोग इस वीडियो की काफी बातचीत कर रहे हैं। छात्रों की पिटाई का ये जो नया वीडियो सामने आया है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने छात्रों पर, क्योंकि वहां पर हिंसा भी हुई, उसको रोकने के लिए पुलिस ने तत्पर कोशिश की। इससे जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। रेलवे छात्रों ने कल बिहार बंद का आह्वान किया है और यहां पर उन्होंने जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता रही है, उसको लेकर पूरा बिहार बंद का वहां पर आह्वान हुआ है। एसपी और डीएम जो हैं, उन्होंने वहां पर जो छात्र, जो कोचिंग संचालक हैं, उनसे बातचीत करके कोशिश की है कि पूरा मामला शांति से सुलझ सके। पर एक धमकी के साथ डीएम साहब ने, जो पटना के डीएम हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो जो कोचिंग चला रहे हैं लोग, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। आपको पहले डीएम की बाइट सुनाते हैं। उन लोगों का भी कुछ ग्रीवांस था, तो उसको भी हम लोगों ने सुना है और हम लोगों का बहुत स्पष्ट मंतव्य है कि पूरा कोचिंग जो संस्थान है या प्रोफेशन है, उस पर किसी प्रकार का हम लोगों को शक नहीं है और उस पर किसी प्रकार का, उसके प्रति हम लोगों के मन में पूर्वाग्रह भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का नाम आया है उसका हम लोग साक्ष्य के आधार पर जरूर जांच करेंगे और अगर किसी प्रकार का भड़काने का या अन्य कोई मामला सही पाया जाता है तो जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई निश्चित रूप से। आज देखें, जो हम लोगों ने मीटिंग बुलाया है, बेसिकली इसी काम के लिए ही बुलाया था, क्योंकि कल भी जैसे 28 तारीख को लेकर रेल रोको का जो चल रहा है और उसमें भी एक संभावना होती है कि हिंसा होगी, क्योंकि पहले भी 2 दिन लगातार हिंसा हो चुकी है। तो इस प्राथमिकी, क्योंकि जो प्राथमिकी हुई है उसके आधार पर भी हम लोग जो विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स हैं, ऐसी साइट्स को ब्लॉक करवाने के लिए ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज भी चुके हैं। साकेत के पास ले चलता हूं, साकेत से जानने की कोशिश करते हैं कि साकेत, ये जो कल छात्रों ने जिस तरीके से अब पूरा बिहार बंद का आह्वान किया है, ये तब हो रहा है जब रेलवे मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी है, कमेटी का गठन होगा, इसकी जांच होगी, दोबारा देखेंगे। छात्रों को अभी भी किन बातों को लेकर नाराजगी है? देखिए, छात्र की नाराजगी जो है वो, चूंकि रेलवे मिनिस्टर ने सब कुछ क्लियर कर दिया, एक कमेटी भी बन गई जो इस पर अपनी रिपोर्ट देगी और तब तक के लिए जो एग्ज़ाम थे उसे रोक दिया गया है, उसे रद्द कर दिया गया है।
बावजूद इसके अब जो ये पूरा आंदोलन है, ये समझने की ज़रूरत है कि अब ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। जैसा कि टाइम्स ऑफ भारत ने ही ये खुलासा भी किया कि किस तरह से आरपीएफ की इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट थी उसमें ये साफ हुआ कि एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। ये जो जितना हंगामा मचा बिहार के अलग अलग जिलों में, उसके बाद कल जो स्टूडेंट अलग अलग जो स्टूडेंट की जो विंग्स हैं वो उन्होंने भारत बंद का कॉल किया है। इसमें अब सभी राजनीतिक जो विपक्ष की खास करके राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने उसका समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। चाहे बात हम आरजेडी की करें, महागठबंधन की करें, पप्पू यादव की पार्टी है उनकी पार्टी की बात करें, सभी लोगों ने खुलकर मीडिया में ये कह दिया कि कल जो बंद बुलाया गया है उसका हम समर्थन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति पिछले 5 दिनों से बिहार में बनी हुई है, अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही है, किस तरह से आक्रोशित है छात्र, उस आग में और घी डालने का काम किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जब छात्र संगठन कॉल दे रहे हैं बंद का, उसमें अगर राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अगर शामिल हो जाएंगे तो आप समझिए कि स्थिति और भी खराब होगी। और इसी को लेकर आज पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी ने एक मीटिंग भी रखी थी, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को लेकिन साकेत दिक्कत पता है क्या है, पहले जो सरकार है वो इसका संज्ञान नहीं लेती। जब ऑपोजिशन पार्टियों को, बाकी पार्टियों को दिखता है कि इसमें एक मौका है और वो इसमें कूद पड़ते हैं तो सरकार कहती है देखिए ये पार्टियां मिलकर खराब कर रही। कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है सरकार के रवैये में और एटीट्यूड में छात्रों को लेकर। साकेत बने रहिए हमारे साथ। जो आप पिछले कई दिनों से, हम लगातार कम से कम 3-4 दिनों से आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि कितना आक्रोश है बिहार के छात्रों में, कितनी मुश्किलें हैं बिहार के छात्रों के लिए जिस तरह से वो तैयारी करते हैं। लेकिन इस पर जैसे हम बात कर रहे थे, असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर एक बड़ा माहौल, एक बड़ा मूवमेंट बनाने की तैयारी भी चल रही है। प्रयागराज में, जहां की उत्तर प्रदेश में आता है, जहां चुनाव है, जब वो पुलिस वाले दरवाजे तोड़कर छात्रों को लाठियां और गालियां दे रहे थे, उन पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक्शन लिया है। 6 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं क्योंकि भाई साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बिहार में उल्टा, छात्रों ने जो आगजनी करी उसका समर्थन कोई नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता हुई उसका भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है बिहार के अंदर। हजारों छात्रों पर एफआईआर हुई है और कई कोचिंग सेंटर के मालिकों पर भी, संचालकों पर भी पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इधर भी एनडीए की सरकार, इधर बीजेपी की सरकार। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो पुलिस वाले सस्पेंड हो रहे हैं, वहां पर पटना में, बिहार में लाठी चलाए जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। छात्रों के खिलाफ पुलिस की ये गर्मी उत्तर प्रदेश की चुनावी गर्माहट में नई आंच का काम करने वाली, क्योंकि छात्रों पर चली लाठियां अब सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। इसे यूपी के चुनावी अखाड़े में उतरी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी एजेंडे के नजरिए से देख रही हैं। बिहार में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद आज प्रयागराज तक पहुंची, फिर ट्विटर पर सियासी युद्ध शुरू हुआ। सत्ताधारी पार्टी पुलिस पर एक्शन की बात की, विपक्ष ने कहा ये तो छात्रों के साथ अन्याय है। फिर शुरू हो गया छात्रों के बहाने वार और पलटवार। प्रियंका, राहुल, अखिलेश, मायावती से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक ने ट्वीट किए। किसी ने सरकार को कोसा, किसी ने छात्रों से हमदर्दी जताई। ये ट्वीट छात्रों के दर्द को लेकर कम, राजनीतिक ज्यादा लग रहा। नौकरी के लिए भटकते छात्रों पर बरसी लाठियों की गिनती में लगी राजनीतिक पार्टियों के ट्वीट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि जिन छात्रों के हाथों में कलम थी वो अचानक ही पुलिस के आमने सामने कैसे आ गए। जिन छात्रों के हाथों में नौकरियों की चिट्ठी होनी थी वो कैसे रेल की पटरियों पर नारेबाजी कर रहे। इधर रेलवे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बता रही है कि छात्रों के प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई ने साथ दिया। फिर कांग्रेस पार्टी सामने आई, कहा नौकरी के लिए छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हम साथ हैं, आगे भी रहें। ये जो मांग है कि नौकरियां हो, ये जो मांग है कि रूल्स ऑफ द गेम तो पीछे से चेंज ना हो, ये जो मांग है कि भर्ती जो 2019 में निकली थी आज भरी जाए, इसको तो आपको ऑनर करना पड़ेगा और हम बिल्कुल अपना समर्थन देते हैं एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन, एक शांतिपूर्ण अभियान को।
बीजेपी जानती है कि छात्रों का गुस्सा उसके लिए चुनाव में नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसीलिए पार्टी ने बिना देर किए प्रयागराज में लाठी चलाने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की, 6 को सस्पेंड कर दिया। लेकिन छात्रों की जुबानी कार्रवाई की कहानी सुनकर आप सिहर जाएंगे। हम लोग इलाहाबाद में रह रहे हैं। इस योगी सरकार की पुलिस गई और बंदूक की बट से हमारे दरवाजे पे मारा, खोल के नौजवानों को मार करके उनकी पीठ उखाड़ दी गई है। सहूलियत वाली सियासत में एक ही पार्टी के कई चेहरे दिख जाते हैं। जिस बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में है, वही बीजेपी बिहार में नीतीश सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। लेकिन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ यूपी में हुई, बिहार में नहीं। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में अभी चुनाव है, बिहार में ये दिन अभी दूर है। नौकरी के लिए छात्रों का प्रदर्शन और उठ रही हक की आवाज फिलहाल थमती दिख नहीं रही है। दिख रही है तो इस बहाने सियासत। कोई भी राजनीतिक दल युवाओं को निराश नहीं करना चाहती। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये तय करने में इस बार नौजवानों और छात्रों की भूमिका काफी अहम होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश तक पूरी आंच इसकी पहुंच रही है। लेकिन हमसे सियासत की बात ही करते रहे क्योंकि चुनाव है। हम तो कम से कम ऐसा नहीं कर सकते। उन छात्रों को जिनको आज शायद कुछ लोग बैठ के कह रहे होंगे देखो ये तो अराजक तत्व हैं, जला रहे हैं ट्रेन। सही बात है, जिन्होंने वो ट्रेन जलाया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर कितनी मुश्किलें होती हैं इन छात्रों के लिए, और क्यों सरकारी नौकरी को लेकर बिहार में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ऐसा अकाल पड़ा रहता है कि छात्र उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपको आज हम उन छात्रों की कहानी दिखाते हैं जो अपने घर से दूर रहकर तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए दिन रात पढ़ाई करते हैं। छात्रों के संघर्ष को जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता साकेत ने, यह समझने के लिए कि बिहार और तमाम पूरे वादों के बाद, पूरे जो ढिंडोरा पीटने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा, जो छात्र हैं उन तक नौकरियां नहीं पहुंच रही हैं। तो जो भी सरकारी नौकरी आती है वो उनको लगता है कि बिल्कुल जीने मरने वाली हालत है। मुश्किल तो होता है सर कि हम लोग मेहनत करते हैं और इतने रिच फैमिली से तो हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं। घर में मेरे फादर किसान हैं। किसी तरह से उनका मतलब सोच है कि बच्चे को सही जगह पे पढ़ा कर पहुँचाएँ। बहुत भटकना पड़ता है सर। बहुत मेहनत करने के बाद अगर उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाते, वहां पहुंच के फिर ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है, बहुत कष्ट होता है सर। सड़क पर उतरे छात्र तो आपने देखे, लेकिन छात्रों का संघर्ष आपने देखा क्या? ये बिहार के गया से आकर पटना में रहकर पढ़ाई करने वाले इन छात्रों की कहानी संघर्ष की गली से गुजर रही है, इस उम्मीद में कि सफलता का सिक्का एक दिन जरूर चमकेगा। ये रेलवे वगैरह का एग्जाम हुआ, उसका भी आपने दिया था एग्जाम? ये सर दिया था, पर रिजल्ट उसमें आया नहीं। वो कुछ धांधली हो गया है और साथ में प्रोटेस्ट चल ही रहा है अभी, इस लेके फिर आगे का एग्जाम का तैयारी चल रहा है। कितना मुश्किल होता है आप लोग को पढ़ाई करना, घर से दूर आकर इस तरह से बैचलर आप लोग पढ़ाई करते हैं? घर से का एक निकलना हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल ही होता है। आके खाना बनाते हुए फाइनेंस करने होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा मैनेज करके पढ़ाई करते हैं। फिर भी सरकार का इस धांधली से हम लोग का ये जो करेज होता है वो डाउन होते चला जाता है। 2 BHK, 3 BHK और बंगलों के इस जमाने में पटना के 10 बाई 10 के इस कमरे में ही इन छात्रों का किचन भी है, बेडरूम भी और स्टडी रूम भी। अपने भविष्य के निर्माण में जुटे इन छात्रों की उतनी ही कहानियां हैं जितने छात्र हैं। कोई घर से 200 किलोमीटर दूर है, कोई 300 किलोमीटर दूर। किसी के खाते में उनके किसान पिता पैसे भेजते हैं, किसी के बैंक खाते में भाई। नवादा से आकर रेलवे की तैयारी में जुटे इस छात्र के दर्द को सरकार समझ पाती तो शायद वो तस्वीर नहीं दिखती जो पिछले कुछ दिनों से दिख रही है। हंगामा चल रहा है रिजल्ट को लेके, उसका एग्जाम आप लोगों ने भी दिया था? जी सर। अच्छा, क्या हुआ नतीजे में इस तरह से? नहीं, हम लोग का पीटे हुआ था सर। अच्छा जी। बातचीत के दौरान एक छात्र ने अपनी कहानी बताई कि पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, बदले में कुछ पैसे पाते हैं और फिर अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी होती है। घर से हम कुछ नहीं लेते, हम खुद से यहाँ पे सेल्फ स्टडी भी करते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट है हम। बच्चों को पढ़ा के पढ़ रहे हैं सर। अच्छा, कितना ऐसे खर्च कितना आ जाता है आप लोग? मिनिमम 5000 तो सर।
जो रूम रेंट जो है वो भी काफ़ी कॉस्टली है। सारा चीज़ जो खाने पीने का भी सामान होता है वो सब भी काफ़ी कॉस्टली हो गया, तो 5,000 रुपये अप्रोक्स चला जाता है पर मंथ। तो यहाँ बच्चों को पढ़ाते भी हैं आप और अपनी पढ़ाई भी करते हैं? जी। औरंगाबाद से आए एक छात्र की कहानी ऐसी है कि 30,000 की नौकरी के लिए पहले आर्थिक मोर्चे पर खुद की लड़ाई लड़नी होती है और फिर सरकारी व्यवस्था से। लड़कों ने बताया भी कि किसान है पिता, 5 से 6,000 रुपये किसी किसान को के लिए अपने बच्चे को हर महीने भेजना पढ़ाई के लिए अपने आप में बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके जो परिवार हैं, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं कि वो पढ़ाई करे इन विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी। और उसके बावजूद इस तरह की जो तस्वीरें दिखती है, जिस तरह से इस नतीजे ने दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं इनका मनोबल भी टूटता है और ये पूरे सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। और ये जो कहानी है ये इन 4-5 छात्रों की नहीं है। जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो इसीलिए है कि पूरी मेहनत से 2019 में निकली थी ये भर्तियां, 2019 में हुए थे इनके पेपर, 2021 में जाके रिजल्ट आया, 22 में जाके जब ये भर्तियां होनी थी तो ये सब धांधली के आरोप लग रहे हैं। हिम्मत तो टूटती है। साकेत हमारे साथ हैं इस वक्त। साकेत, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आपने कहानी दिखाई ये तो कुछ छात्रों की है, ये सिर्फ पटना की बात नहीं, आरा की बात नहीं, बिहार में हर जगह सरकारी नौकरी को लेकर सिर्फ शायद सपना ही सुबह उठते जागते यही देख रहे होंगे कैसी भी चाहे चतुर्थ श्रेणी की पर सरकारी नौकरी मिल जाए। क्यों सरकारें अब तक विफल हैं इन छात्रों तक कोई राहत पहुंचाने में? देखिए, बिल्कुल ये जो तस्वीर है ये किसी एक छात्र की नहीं है। लगभग जो पटना आकर दूर दराज के गांव से दूर दराज के जिलों से आकर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, उन तमाम लोगों की यही तस्वीर है। और आप एक बात समझिए कि जो छोटी से छोटी नौकरी की वैकेंसी यहाँ पर निकलती है, चाहे वो चतुर्थ वर्गीय ही क्यों ना हो, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट जो छात्र कर चुके हैं वो लोग भी उसमें अपीयर होते हैं। कई बार तो ऐसा दिखता है कि बीटेक किया हुआ जो छात्र है वो भी इस तरह की नौकरियों में फॉर्म भरता है और वहाँ पर एग्ज़ाम देता है। तो ये आप सोचिए कितनी बड़ी एक कह सकते हैं त्रासदी है राज्य के लिए भी और पूरे देश के लिए कि युवा जिसके कंधे पर देश को चलाने की जिम्मेदारी है, उनको इस तरह से परेशान होना पड़ता है। और ख़ास करके ये जो अभी आरआरबी और एनटीपीसी का जो नतीजा आया है, इसके बाद जो चीज़ें सामने आई है वो और भी दुखद है, क्योंकि बिहार से ही सिर्फ 10 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में फॉर्म भरा था और लगभग 3.5 लाख छात्रों का रिजल्ट आया है जो कि पूरे देश भर से है। तो आप समझिए 10 लाख छात्र जो जिसमें कि 4th ग्रेड की भी नौकरी है, ऐसे नौकरियों में अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना बड़ा ये नंबर है। और जो तस्वीरें दिखी है वो ऐसे नहीं दिखी है, क्योंकि ह्यूज नंबर है। मुझे आपको थोड़ा रोकना पड़ रहा है क्योंकि चुनावी माहौल है। अमित शाह आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता, पूरे उनके रणनीतिकार उत्तर प्रदेश में हैं और वहां पर कोशिश हो रही है कि बिना रैलियों के ही थोड़ा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। अमित शाह इस वक्त बात कर रहे हैं, सीधे आपको अमित शाह के पास ले चलते हैं। अभिमन्यु जी जो उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी है, कल मुझे किसी ने पूछा कि भैया भारतीय जनता पार्टी हर बार कैप्टन को क्यों पश्चिम का सह प्रभारी बनाती है। तो भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रखने से ही अच्छा सगुन होता है। कैप्टन साहब हमारे सांसद श्रीमान महेश शर्मा जी, मेरे मित्र और राज्यसभा के सांसद भाई सुरेंद्र नागर जी, दादरी विधानसभा के प्रत्याशी जिनके लिए अभी अभी मैं प्रचार कर आया, नरेंद्र भाटी जी, श्रीचंद शर्मा जी, नवाब सिंह नागर जी, सत्यपाल सैनी जी, विजय भाटी जी, अमित चौधरी जी और आज यहाँ पर उपस्थित समग्र गौतम बुद्ध नगर जिले के प्रबुद्धजन भाइयों और बहनों, फिर आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं यहाँ मंच पर मेरे सामने एक सूची रखी हुई है 293 लोगों की, उसमें से 278 लोगों पर टिक किया हुआ है। 293 लोगों को बुलाया था, उसमें से इतने लोग आए हैं। मैंने सूची देखी, 7 8वें
जिला की टीम ने बहुत मेहनत कर समाज के हर वर्ग को यहाँ पर इसमें किसान भी है, व्यापारी भी है, प्रोफेशनल भी है, शिक्षक भी है, प्राध्यापक भी है, व्यवसायी भी है। सभी प्रकार के जिले के महत्वपूर्ण मतदाताओं को यहां पर निमंत्रित किया है और उनके सामने 2022 के चुनाव के लिए आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए बात करने के लिए आया। मित्रों, मेरा सौभाग्य रहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते कि 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम करने का मुझे मौका मिला। 2013 में श्री राजनाथ सिंह जी ने मुझे प्रभारी बनाया। लोकसभा के चुनाव थे और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने मोदी जी की झोली कमल के फूलों से भर दी। 73 सीटें कमल की दी। 2017 में पार्टी का अध्यक्ष था, हमने 300 पार का नारा दिया था। ये पत्रकार मेरे सामने बैठे थे, वो भी मेरी पीठ के पीछे हंसते थे, कुछ सामने भी हंसते थे कि उत्तर प्रदेश में 300 सीटें कहां से आएगी। मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी, मैंने उनको कहा कि आप उत्तर प्रदेश को कागज पर देखते हो, मैं उत्तर प्रदेश को जमीन पर देखकर आया हूं। और मित्रों, उत्तर प्रदेश की जनता की कृपा ही थी कि 300 मांगी थी, 325 सीटें आपने दी। 19 में सब इकट्ठा हो गए। तब मैंने इलाहाबाद कार्यकारिणी में कहा था कि 50% की लड़ाई लड़नी है। एक बार उत्तर प्रदेश में सब सामने आ जाए, जो हो उससे 2-2 हाथ भारतीय जनता पार्टी। और उसमें भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत प्यार और समर्थन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को दिया और 65 से ज्यादा सीटें देकर फिर से अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और 2022 में मैं आज यहाँ आया। मैं फिर से एक बार कहने आया कि 5 साल में बहुत कुछ किया है। मैं कुछ तो बोलूंगा, कुछ रह जाएगा, परंतु बहुत कुछ दिया है। बदलाव आपको भी महसूस होता होगा कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, युवा आगे बढ़ रहा है, बदलाव आ रहा है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति मजबूत हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, किसानों के सारे मसले धीरे धीरे सहन तरीके से समाप्त हो रहे हैं, एजुकेशन के अंदर भारी बदलाव आ रहा है, उद्योग आ रहे हैं, इंडस्ट्री लग रही है, अर्थतंत्र विकसित हो रहा है, परंतु अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। ये सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा 20 साल जो चला है ना आप लोगों ने, इसको उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़े गड्ढे में डालकर। तो अमित शाह, जिनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तौर पर प्रभारी के तौर पर खास तौर से बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। एक बार आपको बताता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना जबरदस्त इस समय चुनावी कैंपेन चल रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे ही आज निकली हुई थी। आज अमित शाह मथुरा में थे, राजनाथ सिंह आप देख रहे हैं मोदी नगर में, योगी आदित्यनाथ बिजनौर में, सचिन पायलट गाजियाबाद में थे, यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए टिकट समर्थन मांग रहे थे, और जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में हैं, डेरा जमाए बैठे हैं। कल यहां पर उनके साथ अखिलेश यादव भी होंगे। तो कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो पहले चरण में जिसका चुनाव होने वाला है, उसके लिए पूरी ताकत हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त झोंक रही है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं किस तरीके से आज सारे दिन जो चुनाव प्रचार चला है, किस तरीके से आज हर पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो बहुत पहुंच के, ये अमित शाह को आप देख रहे हैं, ये मंदिर में मथुरा पहुंचकर मंदिर में जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि चमत्कार फिर से कर दीजिए जो आपने पहले किया था। ये रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमित शाह की। और कुल मिलाकर जैसे मैं आपको बता रहा था, ये तो अमित शाह की हमने तस्वीर दिखाई, सभी राजनीतिक दल इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपनी सारी ताकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झोंक रहे हैं।
10 तारीख को वहां का मतदाता उनका भाग्य तय करने वाला है। तो उत्तर प्रदेश पे लगातार हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि वहां पर सियासी जो बिसात है इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिछाई जा रही है। सभी पार्टियों के बड़े नेता, जैसे हम आपको दिखा रहे थे, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप इन 4 तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पूरी ताकत झोंक रही है। अमित शाह, जैसे मैंने आपको भी बताया था मैप में पूरा, कि कैसे कैसे सारे बड़े नेता वहीं पर हैं। जयंत चौधरी भी वहीं पर आज मुजफ्फरनगर में बैठे हुए हैं और सचिन पायलट भी आज गाजियाबाद में चुनाव में वोट मांगते नजर आए। क्यों जरूरी है पूरी सियासत में हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण को किसी न किसी तरीके से अपने पक्ष में बैठाना? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कहीं पर भी जाते हैं, अगर मालूम पड़ जाएगा, आप देश में कहीं पर भी जाइए, मालूम पड़ जाएगा वृंदावन से आए हैं तो तुरंत बोलेंगे राधे राधे। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं तो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। 22 जनवरी कैराना में अमित शाह, 26 जनवरी दिल्ली में जाट नेताओं से मुलाकात। अमित शाह का मिशन जाटलैंड क्या है? शुगर बाउल, किसान बेल्ट, जाटलैंड, जाट मुस्लिम एकता की प्रयोगशाला, न जाने कितने नामों से पहचान रखने वाले वेस्टर्न यूपी पर हर किसी की नजर चुनाव में जाट समाज के रुख पर रहती है। भारत माता की। ऐसा क्यों है? इस कहावत से इस बात की तासीर को समझा जा सकता है, जिसका जाट उसके ठाट। अब सवाल तो यही है कि आखिर पश्चिम यूपी में जाट किसका साथ देंगे, क्योंकि यहाँ की फाइट टाइट है। भारत माता की। यहाँ फाइट सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन के बीच है। वैसे तो वेस्टर्न यूपी 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव और फिर 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देती आई है, लेकिन इस बार समीकरण बदल गए हैं। वजह है किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन का ही असर था कि 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए मुस्लिम दंगों से पैदा हुई दरार को बहुत हद तक कम किया। इससे किसानों की स्वाभाविक पार्टी माने जाने वाली आरएलडी को बल मिला और आरएलडी मजबूत स्थिति में आ गई। यही वजह है कि अखिलेश ने जयंत चौधरी से हाथ मिला लिया और इस बात का एहसास बीजेपी को बखूबी है कि किसानों और जाटों की नाराजगी उससे कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी न पड़ जाए। अब यही वजह है कि अमित शाह ने यूपी में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत पश्चिमी यूपी के कैराना से की और 96 घंटे बाद दिल्ली में 253 जाट नेताओं से मुलाकात भी की। और आज सभी पार्टियों के बड़े नेता मैदान पर उतर गए हैं। पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा है। 26% मुस्लिम वोटर हैं और 17% जाट वोटर। पश्चिमी यूपी में अभी तक 17% जाट वोटर जीत हार का फैक्टर बना है। साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद मुस्लिम और जाट समुदाय में 2 फाड़ का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ था और जाटलैंड की 97 में से 80 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया था। लेकिन अब बीजेपी को डर लग रहा है कि किसानों की नाराजगी का उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। लिहाजा बीजेपी जाटों को अपने पाले में बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। अलीगढ़ में जाट सम्राट राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। बीजेपी का दावा है कि सरकार ने गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। एक तरफ बीजेपी जाटों को अपने पाले में रखने का हर मुमकिन प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जयंत चौधरी का साथ मिलने के बाद कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि पश्चिमी यूपी किसका साथ देता है, जाट किसकी ठाठ करवाएंगे, ये समय ही बताएगा। रविकांत राय, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। मेरे पास इस वक्त मेरे सहयोगी जो हैं वो जुड़ रहे हैं। रविकांत इस वक्त मथुरा में हैं, लगातार पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं। कुंदन इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। आप दोनों से संक्षेप में जानना चाहूंगा। रविकांत, आपसे शुरू करता हूं। जितनी ताकत बीजेपी इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झोंक रही है, साफ संकेत ये है कि उनको पता है कि पहले चरण में कहीं ना कहीं अगर परफॉर्मेंस में थोड़ी ढील हुई तो मुश्किल पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश।
बिल्कुल अंकित, और बीजेपी का आला कमान इस बात को बखूबी समझता है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप जो है इस वक्त मैदान में है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष डोर टू डोर कैंपेन करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। खासतौर पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो बीजेपी को चुनौती दे रहा है, उसके नेता अभी तक मैदान में नहीं उतरे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इसीलिए लगा रखी है क्योंकि उनको पता है कि पश्चिमी यूपी की लड़ाई उनके लिए इस बार आसान नहीं है और कमान सीधे तौर पर अमित शाह ने संभाल ली है। और जिस तरीके की मेहनत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि जो नाराजगी है उसको बहुत हद तक कम करने में वो कामयाब रहेंगे क्योंकि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जो लीडरशिप का जो नेतृत्व है हो सकता है कि कुछ कमाल कर ले। और इसीलिए तमाम रणनीतियां चली जा रही हैं, चाहे वो ध्रुवीकरण की हो, चाहे वो वायदे की हो, चाहे आरक्षण की। तमाम दाव पेच जो है बीजेपी लगा रही है कि पहले फेज में उसको कम से कम नुकसान हो और वही आगे चलकर उसके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। बस आना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को गाजियाबाद से कुछ उम्मीदें जरूर लग रही हैं क्योंकि आज सचिन पायलट भी इस इलाके में थे, तो क्यों नहीं दिख रहे हमें कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो जमीन पर, जिस तरीके से बीजेपी के लोग वहां पर हैं? कुंदन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल मैं गाजियाबाद में आज खुद राजस्थान के जो डिप्टी सीएम हैं सचिन पायलट वो मोर्चा संभाले हुए थे और इससे पहले भी हमने देखा कि नोएडा में जो भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ के सीएम वो भी मोर्चा संभाले हुए थे। तो सबको लगता है कि शुरुआत अगर अच्छी हुई तो शुरुआत भला तो अंत भला और अंत भला तो सब भला, इस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि न केवल गाजियाबाद बल्कि मोदी नगर में खुद राजनाथ सिंह मोर्चा संभाले हुए थे। उससे थोड़ा आगे बढ़ जाए बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संभाले हुए थे। मेरठ की बात करें तो बीजेपी के जो स्टेट को रोक रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त पंजाब में हैं। वहां पर एक वर्चुअल रैली जो है उसका राहुल गांधी उसमें अपना भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी की सुनते हैं, सीधे आपको पंजाब लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री जी दिया 10 साल मनमोहन सिंह जी ने इस देश को रास्ता दिखाया, वो आपकी देन है। और फिर से कहता हूं, मनमोहन सिंह जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, एक सोच है, काम करने का एक तरीका है, उसको आप पंजाबियत कहते हो। हर धर्म का आदर, सबका आदर, बुजुर्गों का आदर, महिलाओं का आदर, यह आपकी सोच है, यह हमारी सोच है। तो रास्ता आपने चुनना है। गाड़ी में बात हुई कि आगे पंजाब को कौन लीड करेगा। मीडिया वाले उसको सीएम कैंडिडेट कहते हैं, दोनों चन्नी जी ने और सिद्धू जी ने गाड़ी में मुझे कहा कि देखिए, पंजाब में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा। और दोनों ने मुझे आश्वासन दिया तो मैं बहुत खुश हुआ कि देखिए, दो लोग तो लीड नहीं कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा, जो भी लीड करेगा, कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता।
और मैं सुन रहा था, काफी खुश हुआ और मैंने सोचा कि हां, दोनों के दिल में कांग्रेस पार्टी की सोच है। ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये एक विचारधारा है। ये वो विचारधारा है जिसने अंग्रेजों को हराकर इस देश को बनाया है। वो ये विचारधारा है और इस विचारधारा में हम सब एक हैं। जैसे कहा जाता है कि पंजाब 5 नदियों का स्टेट है, मगर अगर आप उसको गहराई से देखें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पंजाब में हैं और जो पूरी खबरें चल रही हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री वहां पर चन्नी सिद्धू की लड़ाई, उस पर कहते हुए कि दोनों ने उनको कम से कम आश्वासन यही दिया है कि जिसको भी बनाएंगे मुख्यमंत्री, दूसरा व्यक्ति उसका साथ देगा। पर यह सिर्फ राहुल गांधी का कहना है। जमीन पर क्या ऐसा हो रहा है, ये तो थोड़े दिनों में चुनाव के वक्त चल ही जाएगा लोगों को पता। छोटा सा ब्रेक इस वक्त ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।